हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे बिहार पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के लिए कवर कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखिए, आज का जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होने वाला है, आज का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पीवाईक्यू तो करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में, लेकिन आज का न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। लेकिन आज का जो सेशन में वैसा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया गया ना, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया हो, मतलब एकदम बेसिक, जो सबसे मतलब जो आप जिसपे आपका पकड़ हो, उस तरह का एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और आज का जो सेशन में 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। बढ़िया से सब लोग जरूर देख लीजिएगा और अच्छे से सब कुछ समझ भी लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें सेशंस को। तो देखिए, आज का जो सेशन है, आज का सेशन में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कवर करने वाले हैं और ये सेशन नंबर 11 है। इससे पहले हम लोग 10 गो सेशन अच्छे से कवर कर चुके हैं। सारा का सारा सेशन आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। आप जाइए प्लेलिस्ट में और आप वहां से अच्छे से सब कवर कर लीजिए। जितना भी पहले वाला है सेशन फास्ट करके देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए जरूर, ठीक ना। ये रेगुलर वाले लोग इसको देख सकते हैं और अगर आपका कैरी है तो कैरी वाले लोग दोनों देख सकते हैं, यानी रेगुलर प्लस कैरी दोनों लोगों के लिए। तो स्टार्ट करें सेशन को। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। दिस इज ए पार्ट ऑफ H2 स्टडी, एक H2 स्टडी का पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। अगर एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट पूछा जाए तो ये कौन नहीं बता सकता। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये आपको, अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पास करके आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो आप तो इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं। तो लेकिन हाँ, पूछा जाता है, पूछा गया है। तो द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, अगर एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट की बात किया जाए तो एसआई सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, न्यूटन, ठीक है। फर्स्ट के बाद देखिएगा सेकंड क्या बोलता है, द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन एसआई सिस्टम। यानी द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, यानी वर्क और एनर्जी। देखिए, वर्क ही एनर्जी कहलाता है और एनर्जी ही वर्क कहलाता है, तो दोनों सेम चीज है। तो अगर उसका एसआई यूनिट पूछा जाए तो क्या होगा, क्या न्यूटन पॉसिबल है, पास्कल, किलोग्राम या फिर जूल। तो अगर एनर्जी का ऐसा यूनिट पूछा जाए या वर्क का ऐसा यूनिट पूछा जाए तो वो जो होता है ना, वो जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ पावर इन ऐसा यूनिट। अगर ऐसा यूनिट में पावर का यूनिट पूछा जाए तो पावर का होता है क्या, तो पावर का हम लोग का वाट जनरली बोलते हैं। तो पावर हो जाएगा न्यूटन मीटर। पॉसिबल है नहीं, ये तो वर्क है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क का है। वाट ये हो जाएगा, जूल भी पॉसिबल नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। फोर्सेस आर कॉल्ड कंकरेंट, मतलब जो भी फोर्सेस है उसको हम लोग कंकरेंट कम बोलेंगे व्हेन दे आर लाइन ऑफ एक्शन। तो कंकरेंट के लिए जितने भी फोर्सेस है, सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन हो एक पॉइंट पर आकर मिलना होगा, 1 पॉइंट पर। यानी इस तरह से सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पॉइंट पर अगर आकर ऐसे करके मिले तो अब हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो एक प्रकार का कंकरेंट फोर्सेस है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्सेस आर कॉल्ड कोप्लेनर। यानी फोर्सेस को हम लोग कोप्लेनर कब कहेंगे, फोर्सेस आर कॉल्ड कोप्लेनर व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन ए बॉडी लाइन। देखिए, फोर्सेस आर कॉल्ड कोप्लेनर, तो अब हम लोग वो बोलेंगे कि सभी फोर्सेस कोप्लेनर है, तो सब फोर्स एक प्लेन पर आकर मिल रहा हो, व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन बॉडी लाइज इन सेम। देखिए, अगर सभी फोर्सेस एक प्लेन पर लगता है तो उसको कंकरेंट बोलते हैं। देखिए, जितना भी फोर्सेस है सब एक प्लेन पर लग रहा है, तो एक प्लेन पर लग रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो एक प्लेन पर जब फोर्स लगता है तो उसी को हम लोग जनरली बोलते हैं कोप्लेनर। और अगर एक प्लेन पर और सभी फोर्स एक जगह पे आकर मिल रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। तो फोर्सेस आर कॉल्ड कोप्लेनर, फोर्सेस कोप्लेनर के फॉर्मेट में कब, व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन बॉडी लाइज इन वन प्लेन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कोप्लेनर की बात कर रहा है तो वन प्लेन। और पीछे वाला सेशन देखिएगा, यहाँ पे कंकरेंट की बात किया हुआ था, इसलिए 1 पॉइंट का जिक्र किए, ठीक है। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी में, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस। क्या उस बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। बैलेंस द अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी दूसरा जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को बैलेंस कर सकता है फोर्स। रिटार्ड इट्स मोशन, यानी उस मोशन को कम कर सकता है, यानी रिटार्ड कर सकता है, चेंज इट्स मोशन। सब करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। सब कुछ पॉसिबल है फोर्स से।
ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो सब कुछ पॉसिबल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, एंड इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर फोर्स का जो प्रभाव पड़ता है वो डिपेंड अपॉन, वो किस चीज पे निर्भर करता है, फोर्स का, क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड पे केवल निर्भर करता है, यानी मैग्नीट्यूड से ही पता चलेगा कि बॉडी पर क्या असर पड़ रही है, या वो फोर्स का डायरेक्शन भी मायने रखता है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी मायने रखता है, पोजीशन ऑफ देयर लाइन ऑफ एक्शन भी मायने रखता है, ऑल ऑफ दिस, तो इसमें सब हो जाएगा, यानी सब मायने रखता है। कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स का असर पड़ रहा है वो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, फोर्स का पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, सब कुछ डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 7वां के बाद देखिएगा 8वां, इफ ए नंबर ऑफ ए फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, यानी एगो पार्टिकल के ऊपर बहुत सारा नंबर ऑफ फोर्सेस जाकर लग रहा है, तो इट इज पॉसिबल नॉट ए रिप्लेस देम बाय ए सिंगल फोर्सेस, मतलब जितना भी फोर्सेस लग रहा है उस सब फोर्सेस को सिंगल फोर्स में हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, या टू रिप्लेस बाय देम ए सिंगल फोर्सेस, या जितने भी फोर्सेस लग रहा है सभी फोर्सेस को हम लोग सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर सकते हैं, या टू रिप्लेस देम बाय ए सिंगल फोर्सेस थ्रू सीजी, यानी जितने भी सभी फोर्सेस लग रहे हैं अदर डायरेक्शंस में, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है उस नंबर ऑफ फोर्सेस को हम लोग सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर सकते हैं, और जो भी सिंगल फोर्स लगेगा वो कहीं ना कहीं सीजी पर लाई करेगा, या टू रिप्लेस देम बाय ए कपल, यानी जितना भी फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कपल में रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए अगर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारा नंबर्स ऑफ फोर्सेस लग रहा है ना, तो हम लोग यहाँ से ये पता कर सकते हैं ना कि वो सभी फोर्स कौन सा पॉइंट पर आकर लग रहा है। अब ये कहना मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि सभी फोर्सेस सीजी पर ही, मतलब जो भी फोर्स है उस फोर्स को अगर सिंगल फोर्स में हम लोग रिप्लेस करें तो क्या सीजी पे सब जाके फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ कंडीशन बन सकती है क्या। मान लेते हैं मेरा एक बॉडी है, अब यहाँ पे कोई रेगुलर शेप तो है नहीं मेरा बॉडी का, अगर मान लेते हैं जहां तहां जिधर मतलब अदर साइड से अदर जगह पे फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स लग रहा है, अब फोर्स तो लग रहा है लेकिन सभी फोर्स को अगर सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, और यहाँ से ये भी पता चल सकता है कि हाँ सब फोर्स कहाँ पे जाकर कहीं, लेकिन दर्द देगा तो सब जगह, तो सिंगल फोर्स में तो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये कहना पॉसिबल नहीं है कि वो सीजी में है। लेकिन अगर सिंगल फोर्स में यानी टोटल मास कहीं एक जगह एक्ट कर सकती है तो टोटल फोर्स भी एक जगह एक्ट कर सकते हैं, तो सिंगल फोर्स को सीजी पर आ सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट फोर्सेस को हम लोग सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर सकते हैं और वो जो फोर्स है वो सीजी पर लग सकती है, इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई, मतलब एगो फोर्स को हम लोग कंप्लीटली डिफाइंड कब कर सकते हैं, व्हेन वी स्पेसिफाई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड पता हो, फोर्स का डायरेक्शन पता हो और अगर फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो तो हम लोग कंप्लीटली एक फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, इसमें से किसका आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है, ये आप लोगों को चेक करके बताना है कि इसमें से देखिएगा तो ये HW दे रहा है, इसमें से देखकर बताइएगा तो किसका आइडेंटिकल मतलब इक्वल डायमेंशन किसका किसका नहीं है। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें से 2 गो जो फिजिकल क्वांटिटी है उस दोनों का जो डायमेंशन है वो इक्वल नहीं होगा, तो आप लोग चेक करके बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसमें से कौन है जो डिस्टेंस का यूनिट नहीं है। एंगस्ट्रॉन तो हम लोग लेंथ मेजरमेंट करते हैं, लाइट ईयर को भी डिस्टेंस के रूप में, मिलीमीटर को भी, माइलस्टोन, ये माइलस्टोन एक डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, माइलस्टोन एक अचीवमेंट है मतलब प्राप्ति है, माइलस्टोन डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इसमें से कौन है जो पावर का यूनिट नहीं है। तो पावर को देखिए किलोवाट में मेजरमेंट कर सकते हैं, एचपी पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, किलो कैलोरी पर सेकेंड में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए तो पावर बराबर वर्क बटा टाइम, वर्क मीन्स की एनर्जी को किलो कैलोरी में मेजरमेंट कर सकते हैं, तो किलो कैलोरी पर सेकेंड ये भी ठीक है। और ये केजी मीटर पर सेकेंड ये पॉसिबल नहीं है, केजी मीटर पर सेकेंड में हम लोग जनरली पावर को मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी एंड हीट। देखिए वर्क मीन्स एनर्जी, हीट भी एक प्रकार का एनर्जी का ही फॉर्म है।
तो किलो कैलोरी तो मेजरमेंट कर सकते हैं एनर्जी के लिए। न्यूटन मीटर पॉसिबल है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये भी पॉसिबल है। हमसे क्या पूछ रहा जा रहा है, इज नोट द यूनिट ऑफ वर्क, यानी वर्क का यूनिट नहीं है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ये किलोवाट आवर ये पॉसिबल है। तो वर्क है तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटा टाइम डाल देते हैं, टाइम को एन ले आएंगे तो पावर इनटू टाइम बराबर वर्क, यानी पावर का क्या हो जाता है किलोवाट और टाइम का हो जाएगा एचपी, यानी आवर लिख सकते हैं, आवर बराबर वर्क, वर्क बराबर किलोवाट आवर पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एचपी पॉसिबल नहीं है, एचपी नहीं हो पाएगा। ये जो एचपी है ना पावर का है, पावर को मेजरमेंट करते हैं एचपी में, वर्क एनर्जी और हीट को मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। ये इसका करेक्ट हो जाएगा एचपी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 के बाद देखिएगा 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द यूनिट ऑफ प्रेशर, इसमें से कौन सा जो प्रेशर का यूनिट नहीं है, एटमॉस्फेयर, एटीएम, एमएम ऑफ एचजी, ये भी है न्यूटन, न्यूटन एक फोर्स का यूनिट है तो ये प्रेशर का यूनिट डी नहीं है। द वेट ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू द, कोई भी बॉडी का वेट किसके चलते आता है, तो वेट मतलब कि mg यानी ग्रेविटी के चलते। सेंट्रीपेटल फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ऑफ द एटमॉस्फेयर, फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसके चलते आता है वेट, ऑप्शन नंबर डी के चलते। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन मतलब कि जी कितना, जी से वो नीचे खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से पृथ्वी सेंटर की ओर कितना खींच रहा है, वही उसी से वेट जनरली आता है। तो वेट बराबर mg, मास तो कांस्टेंट है और फिर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, मतलब जितना भी फोर्सेस है सब फोर्सेस एगो पॉइंट पर आकर मिल रहा है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन ए प्लेन, लेकिन जिसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो प्लेन पर नहीं आ रहा है, तो आर कॉल्ड, मतलब देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन ए प्लेन, मतलब एगो प्लेन पर लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, तो अलग अलग प्लेन पर लाइन ऑफ एक्शन होगा, तो अलग अलग प्लेन कहने का मतलब कि को प्लेनर हो जाएगा, और एक पॉइंट पर सब फोर्स आके लग रहा है, यानी एगो पॉइंट पे तो उसको कनकरंट बोलते हैं, तो को प्लेनर कनकरंट फोर्स हो जाएगा, है को प्लेनर, अरे सॉरी लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन ए प्लेन, यानी जितने भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ना वो एगो प्लेन पर आकर मिल नहीं रहा है, तो एगो प्लेन पर नहीं मिल रहा है तो नन को प्लेनर होगा, तो नन को प्लेनर हुआ और सब फोर्स एगो पॉइंट पर आकर मिल रहा है, तो एगो पॉइंट पर आकर मिल रहा है फोर्स तो कनकरंट होगा, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, नन को प्लेनर कनकरंट फोर्स, नन को प्लेनर कनकरंट फोर्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो जिनका जिनका भी बी आ रहा है एकदम सही है। 16 के बाद देखिएगा 17, व्हेन ट्राइंग टू टर्न ए की इनटू ए लॉक, यानी आपके पास चाबी रहेगी इस तरह का, आप क्या कर रहे हैं, चाबी है और इस तरह का एक चाबी है और इस चाबी से आप एक ताला को बंद कर रहे हैं, तो फॉलोइंग इज अप्लाइड, वहां पे क्या अप्लाई हो रही है, क्या को प्लेनर फोर्स अप्लाई हो रही है, नन को प्लेनर फोर्स, कपल अप्लाई हो रही है, मोमेंट अप्लाई हो रहा है, तो वहां पे जनरली है ना, वहां पे क्या अप्लाई हो रहा है, तो वहां पे अप्लाई हो रहा है कपल। कपल कैसे, जैसे एने फोर्स ऐसे लगाइएगा ना तो तलवा के अंदर भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो वहां पे कपल जनरेट होती है और रोटेशन भी होता है तो कपल हो जाती है, कपल प्रोड्यूस होता है, वहां पे अप्लाइड क्या होता है, कपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा जो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, टाइम स्केलर है, मास स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है तो ये एक स्केलर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा वेक्टर, एनर्जी एक स्केलर है, मास स्केलर है, मोमेंटम, मोमेंटम एक प्रकार का वेक्टर है, ठीक है, और एंगल भी एक स्केलर है, और टू नन को लीनियर पैरालेल इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट, नन को लीनियर और साथ में पैरालेल है, तो इस तरह से बीम पर लग रहा होगा तो नन को लीनियर है, ऐसे नन को लीनियर, साथ में दोनों एक दूसरे के पैरालेल है, फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ से जनरली क्या जनरेट होगा, ये ऐसे भागेगा ये ऐसे, ये तो मोमेंट कपल जनरेट हो रहा है, बैलेंस इच अदर, कंस्टिट्यूएट ए मोमेंट, कंस्टिट्यूएट ए कपल, यहाँ पे कपल का जनरेशन होगी, कपल उत्पन्न होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मास, वेलोसिटी, फोर्स, अरे
वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। हमसे पूछा जा रहा है विच इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से जो मास है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। इफ ए रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई एक रिजिड बॉडी, कठोर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, उस पर तीन गो फोर्सेस लग रहा है, उसके बावजूद भी वो बॉडी इक्विलिब्रियम है, यानी दीज फोर्सेस आर इक्वल, वो फोर्सेस सब इक्वल होंगे। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस मीट इन ए पॉइंट और द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर पैरेलल बी एंड सी। तो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस मीट इन ए पॉइंट, ये तो सही है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर पैरेलल, द लाइन ऑफ एक्शन एगो फोर्स एन है और दूगो फोर्स एन है, पैरेलल रहेगा। देयर लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस आर पैरेलल, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में तीन गो फोर्सेस लग रहा है तो तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पर आकर मिल रहा होगा और तीनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकता है। लाइन ऑफ एक्शन, ये तो पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, इसके बावजूद भी वो पैरेलल के सिचुएशन बन सकता है। एक तरफ दोनों फोर्स भागेगा, एक तरफ एक, यानी इस दोनों का सम इसको बैलेंस करके रख लेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म लैमिना लाइज एट, तो यूनिफॉर्म लैमिना कहने का मतलब यूनिफॉर्म सैप, ये यूनिफॉर्म सैप है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, ये जो इसका ये होता है ना सिमेट्रिकल एक्सिस, उस सिमेट्रिकल एक्सिस के बीचे बीचे यानी सीजी पर जाकर लाई करता है। सेंटर ऑफ हैवी पोर्शन बॉटम सरफेस द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, इसका जो एक्सिस होता है ना उस एक्सिस के मिड पॉइंट पर जाकर कटता है। तो देखिए ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये रेगुलर फिगर है, रेगुलर यूनिफॉर्म लैमिना है, इसका सीजी यहाँ पे बीचे बीचे जाके लाई करेगा। तो 23 हो गया। इसके बाद देखिएगा 24, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल लाइज एट ए पॉइंट। तो देखिए एक ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसका जो मीडियन होता है, मीडियन जिस पॉइंट पर आकर कट करेगा वही जगह इसका टोटल सीजी लाई करता है। तो कनकरेंट ऑफ द मीडियन, यहाँ पे भी मीडियन आकर कट कर रहा है ना, वहीं पे एक ट्रायंगल का सीजी लाई करेगा। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास, देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास की बात कर रहा, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास का केजी, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास, तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास बराबर क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर केजी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ए हैवी स्ट्रिंग अटैच ऑफ टू एंड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल टंगना टांगा हुआ है ऐसे करके, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंडरवियर जाकर टांग दिए। तो ये देखिएगा ये इस तरह से ऐसे जाकर झुक जाएगा। तो ये किस प्रकार का झुकता है, पैराबोलिक कर्व बनाता है ना, ये पैराबोला कर्व बनाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बनता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन हॉलो कोन लाइज, मतलब इस तरह का कोन है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम के अंदर तो हॉलो ही रहता है ना, उसमें क्रीम डाला जाता है। अच्छा ये तो खुद ये तो कोन जैसा है, तो आइसक्रीम इसका नाम क्या है पड़ा, आइसक्रीम, क्रीम तो इसके अंदर डालल जाता है और आइस मीन्स बर्फ जैसा होता है, लेकिन ये कोन का तो कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, खाली आइसक्रीम फायदा उठा रहा है, मतलब क्या है, ऐसा नाम होना चाहिए जो दोनों हो। अच्छा छोड़िए, अब उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ थिन हॉलो कोन, तो इसका बेस से कितना ऊपर लाई करता है, h/4 डिस्टेंस पर, 1/4 ऑफ द टोटल हाइट, यानी टोटल हाइट का 1/4 एबव बेस, बेस से ऊपर h/4, ऑप्शन नंबर एकदम सही है। ए हैवी लैडर रेस्टिंग ऑन ए फ्लोर, एगो जो हैवी सीढ़ी है वो फ्लोर के ऊपर रेस्ट किया हुआ है, अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल में नोट बी इक्विलिब्रियम, अब ये इक्विलिब्रियम में है ही ना, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, तो दोनों का दोनों क्या होगा, अगर दोनों में से देखिए, अच्छा कंडीशन देखते हैं, द फ्लोर इज स्मूथ, ये फ्लोरवा क्या है, स्मूथ है, वाल क्या है, वाल रफ है, तो ये हो पाएगा, रह पाएगा, पॉसिबल है। ये वाला जो दीवालवा है ना, ये थोड़ा सा सपोर्ट बनाएगा, अगर दीवार रफ है, रूखड़ा है, तो इसको बैलेंस थोड़ा कर लेगा, नीचे तो एकदम पूरा चिकना है, ये बैलेंस कर लेगा। द फ्लोर इज रफ, द वाल इज स्मूथ, और यहाँ पे बोलता है कि नोट इक्विलिब्रियम, फ्लोर इज रफ, और फ्लोरवा रफ है, तो फ्लोरवा रफ मतलब दोनों में से कोई एगो रफ रहेगा और एगो स्मूथ रहेगा ना, तो चांस है कि सीढ़ी खड़ा रहे, और फ्लोर एंड वॉल बोथ आर स्मूथ सरफेस, अगर दोनों स्मूथ रहेगा तो फिर पॉसिबल नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब बहुत सारा नंबर ऑफ फोर्सेस एक पॉइंट पर आकर लग रहा है, ये प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा हुआ था, मैक्सिमम क्वेश्चन सबका सब। तो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये पिछले ही ईयर पूछा था।
तो देयर पॉइंट ऑफ पिछले या पिछले साल, मतलब ये पूछा है 1-2 दिन जो हम आप लोग का पेपर करवाए थे ना 1-2 दिन पहले, उसमें ये क्वेश्चन भी करवाए थे। टोटल नंबर नहीं, लेकिन आप लोग इसको बताइएगा तो याद करते हैं आप लोग सब ना, सब लोग याद करते हुए चलिएगा, जो भी आपको कवर करवाते हैं चेक करेंगे कितना आप लोग याद किए हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ ए फोर्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स अपॉन ए बॉडी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहलाता है कि अगर इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं 10 न्यूटन, तो इस फोर्स का जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगा ना, इस लाइन ऑफ एक्शन पे प्रत्येक पॉइंट पर 10 न्यूटन का ही फोर्स का असर पड़ेगा। 10 न्यूटन का, जैसे मान लेते हैं यहाँ हमको चोट लगा, यहाँ 10 न्यूटन का, तो इसका जो भी सीधे सीधे लाइन ऑफ एक्शन होगा इन्हों 10 न्यूटन का असर पड़ने वाला है। तो मैक्सिमम व्हेन इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करते तो मैक्सिमम वहां पे फोर्स का इफेक्ट पहुंचता नहीं, डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन में डिफरेंट रहता है फोर्स ऑफ, मतलब डिफरेंट फोर्स का इफेक्ट रहता नहीं। द सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, जो इसका लाइन ऑफ एक्शन होता है प्रत्येक पॉइंट पर सेम फोर्स का इफेक्ट पहुंचता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो जिनका जिनका भी सी आ रहा है एकदम सही है। बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आज का सेशन में हम लोग 30 क्वेश्चंस कवर किया, वो भी क्वेश्चंस कवर किया जो एकदम बेसिक था, ज्यादा एडवांस नहीं था और ज्यादा हार्ड भी नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और अच्छे से सब लोग अब रट भी पाइएगा, अच्छे से याद भी कर लीजिएगा और याद करते चलिएगा सब लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन ले आएंगे मैकेनिक्स में ही, और अभी हम लोग को बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों को कवर करनी है मैकेनिक्स में, तो हर एक चीज कवर हो जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। हर एक चीज धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी आपका एग्जाम तक। फिर मैराथन भी लेंगे 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा का, जिससे कि आपको और सब कंप्लीट हो जाए। लेकिन लेक्चर जितना ज्यादा हो सकता है लोगों तक पहुंचाइए, हर एक कॉलेज में शेयर हो जाना चाहिए, हर एक कॉलेज में चैनल पहुंच जाना चाहिए कि हाँ सेमेस्टर का एक चैनल ओपन हो चुकी है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर फर्स्ट सेमेस्टर जैसा नहीं पढ़ाइएगा सर, मैराथन लेते थे ये वो, तो वो चैनल पे चलती थी, लेकिन इस पे भी चल रही है, लेकिन ये आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए शेयर सब अपना अपना कॉलेज का ग्रुप में डाल दीजिएगा जरूर। बस आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।